दोस्तों तीसरा के इस हिंदी मिनी सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि अब हम समाधान की बात कर रहे हैं और समाधान में जो पहला जो समूह था जो सीधे मोमेंट ऑफ स्टैमरिंग से डील करते हैं। जिस घड़ी हम हकला रहे हैं, जहाँ पे हमें रुकावट हो रही है, वहाँ पे उसको हम कैसे मैनिपुलेट करके आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस दूसरे समूह की, जिसको हमने शीर्षक दिया है शरीर की मदद लो। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि शरीर और मन, अक्सर हम इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग संदर्भों में कि ये मानसिक समस्या है, ये शारीरिक समस्या है। मगर सच्ची बात तो ये है कि मन और शरीर दो अलग चीज़ें नहीं हैं। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो एक ही वस्तु के दो सिरे हैं। जैसे ये पेन है, इसके एक सिरे को हम मन कह रहे हैं, दूसरे सिरे को हम शरीर कह रहे हैं। तो अगर एक घूमेगा तो दूसरा भी अपने आप घूमेगा। अगर मन बदल रहा है तो उसका असर शरीर पे दिखाई पड़ता है, और अगर शरीर घूम रहा है या शरीर बदल रहा है तो उसका असर हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है। यानी हमारी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी यानी शरीर की क्रियाविधि, शरीर की हरकतें, और साइकोलॉजी यानी हमारे मानसिक विचार, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनका फ़ायदा उठाकर हम एक से दूसरे को बदल सकते हैं, एक की मदद लेकर दूसरे को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो जाने अनजाने हमारा हाथ सर पे पहुंच जाता है और कई बार हम ऐसे झुक के बैठ जाते हैं सर पकड़ के। इसका उल्टा भी लोगों ने देखा है कि जहाँ पे अगर आप थोड़ा सीधे तन के बैठें, सीना बाहर निकालें, गर्दन सीधी करें, ज़रा थोड़ा टहल कर आएँ, थोड़ा एक्टिव होकर आएँ, तो आप ये पाते हैं कि आपके मन में अब वो विचारों का वो दबाव नहीं रहा जो पहले था। आप वापस आते हैं दौड़कर तो आपको लगता है कि हाँ, मुश्किल तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ आराम से। तो यानी कि आपकी फिजियोलॉजी आपकी साइकोलॉजी को बदलती है और साइकोलॉजी भी फिजियोलॉजी को बदलती है। तो अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ, इनका हकलाने में रेलिवेंस ये है कि इनकी मदद से आप अपने हकलाने की मुश्किलों को कुछ आसान कर सकते हैं अपने बदन की मदद लेकर। तो इसका सबसे पहला उदाहरण है निगाहें मिलाना और मुस्कुराना। जब आप किसी से बात करते हो तो उसकी निगाहें मिलाते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और बात करते हैं, रूडली नहीं मगर सामान्य रूप से आप उसकी आंखों में देख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, तो मैसेज ये जाता है उस व्यक्ति के लिए कि आप अपने हकलाने को लेकर शर्मिंदा नहीं हैं। आप हकला तो रहे हैं मगर उसकी तरफ देख रहे हैं, आप मुंह नहीं छुपा रहे, निगाहें नहीं मोड़ रहे। और इससे अगला आदमी भी सोचता है कि अगर ये आदमी हकलाने को लेके नॉर्मल है, कूल है, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। वो भी फिर आपके हकलाने को बहुत ही नॉर्मली लेता है। इसी तरह से जब आप स्माइल करते हैं तो आप खुद भी रिलैक्स होते हैं, सामने वाला भी रिलैक्स हो जाता है और बातचीत करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आंखें मिलाकर बात करना, इसका एक रेलिवेंस ये भी है कि कई बार जब मोबाइल टावर ठीक सामने होता है तो आपको यकीन होता है कि आपका मोबाइल ज़रूर काम करेगा। अगर मोबाइल टावर पहाड़ के नीचे है और आपका गांव पहाड़ के इस तरफ है तो कई बार वो टावर काम नहीं करता। ठीक वैसे ही जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं तो उसको मतलब एकदम स्पष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार फ़ोन पे कोई कुछ कहता है आपसे, मान लीजिए फ़ोन पे आपके बॉस ने आपसे कहा कि रिपोर्ट शाम तक भेज देना। आपको सुनने में बहुत रूड लगता है क्योंकि आप उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, फ़ोन पे सिर्फ सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि बॉस बहुत ही रूडली बात कर रहा है मेरे से। और आपने उसका उल्टा भी देखा होगा कि आप वही बॉस जब आपके सामने सामने बैठ के बात कर रहा होता है और तब भी अगर वो यही बात कहे कि शाम तक रिपोर्ट दे देना, मगर आप उसकी आंखें देख पा रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि नहीं, वो रूड नहीं है, ये तो उसका नॉर्मल बात करने का तरीका है, वो रूड नहीं है। तो आंखों में आंखें मिलाकर बात करना इसीलिए एक तरह का बहुत ही यूज़फुल विजिबल कम्युनिकेशन लिंक है जो सुनिश्चित करता है कि आपको गलत नहीं समझा जाएगा, आपकी बात को सही रूप में लिया जाएगा। और स्माइलिंग को अगर हम देखें तो ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करती है। जब आप बात कर रहे हैं और थोड़ा स्माइल कर रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा ऊंचा होता है, सामने वाला भी रिलैक्स होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्माइल करते हुए जब आप कुछ कहते हैं तो उसका लोग कभी बुरा नहीं मानते। तो इसलिए स्माइल करते हुए बात करना जो एक बहुत ही अच्छा तरीका है
अपने बॉडी को रिक्रूट करना अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे सांस के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि सांस लेना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की हर प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। बगैर सांस लिए आप ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह से जब हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो भी हमें सांस लेते रहना चाहिए बीच बीच में। पर कई बार हम अपनी बातचीत की रॉ में ऐसे बह जाते हैं या हकलाने के टेंशन में इतना आ जाते हैं कि सांस रोक लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम सांस के प्रति एक अवेयरनेस पैदा करें अपने अंदर, एक तरह की जागरूकता पैदा करें। हर क्षण हमें इस बात का एहसास हो कि मेरी सांस चल रही है कि नहीं, मैंने सांस को पिछले 20 सेकंड से रोका हुआ तो नहीं है। इस किस्म की अवेयरनेस पैदा करें। और इसको पैदा करने का बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत से प्राणायाम हैं, विपासना भी है। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि सांसों के प्रति कैसे सचेत हुआ जाए। दूसरी बात यह है कि सांसों को थोड़ा स्लो करना। जब आप अवेयर हो गए कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, तो अगला कदम है कि सांसों को थोड़ा सा कॉन्शियसली स्लो करना। सांस को धीरे धीरे स्लो करना, धीरे से लेना, धीरे से छोड़ना। और तीसरा कदम है सांसों को थोड़ा सा रोकने का प्रयास करना। आपने गहरी सांस अंदर खींची और कुछ सेकंड के लिए अंदर रोका, फिर सांस बाहर छोड़ी और कुछ सेकंड के लिए बाहर रोका। तो सांस को जब आप थोड़ा रोकते हैं तो इससे आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है बदन का, कि जब आप सांस को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं तो आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है और ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। तो सांस को लेकर जो है बहुत सारे अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशंस हैं बहुत सारे, वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप ट्राई आउट कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं। मगर बस ये ख्याल रखिएगा कि ये सब चीज़ें आप ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देना है। वहाँ पर आप कपालभाति नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ज़ोर ज़ोर से सांसें नहीं ले सकते। यानी ये सब चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन से बहुत पहले करना चाहिए। यानी कि आप इसको अपनी जीवन शैली का अंग बना लें, रोज़ करें। तो अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो फिर आप बातचीत करते हुए, चलते फिरते ये चीज़ें अपने आप होंगी, आपको इनके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो सांसों के प्रति जो सचेत होने की प्रक्रिया है, सांसों के प्रति जो अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूँ, इसके और भी फ़ायदे हैं। जैसे कि हम लोग जब ब्लॉक में जाते हैं, अगर हमें सांस का एहसास है तो हम समझ पाएंगे कि मैंने सांस को यहाँ पे रोका हुआ है और कुछ भी बोलने के लिए ज़रूरी कि मैं थोड़ी सी हवा को बाहर आने दूँ। इसी को बोलते हैं एयर फ्लो टेक्निक। तो एयर फ्लो टेक्निक आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर ये एहसास हो कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ या मैंने सांस रोक ली है। यानी जब आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो कुछ सेकंड पहले ही आप होश में आ जाएं कि मेरी सांस कैसी चल रही है और मुझको अपनी सांस को थोड़ा स्लो करना है। तो अगर आप ये कर पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बिहेवियर्स के बारे में। सेकेंडरी बिहेवियर वो शरीर की क्रियाएं हैं जो हकलाने के क्षण में हम जाने अनजाने करते हैं, जैसे पलकों का झपकाना, सर का हिलाना, सर को हिलाना या हाथों को हिलाना। तो ये सेकेंडरी बिहेवियर जो हैं, इनके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि हम अपनी पूरी बॉडी को वीडियो रिकॉर्ड करें बातचीत करते हुए अजनबियों से फ़ोन पे, और उसको फिर एनालाइज करें कि मेरा पोस्चर सही था, नहीं था, असामान्य लग रहा था, क्या मेरे चेहरे पे कुछ अनावश्यक एक्सप्रेशंस आ गए थे, क्या मेरी पलकें झपक रही थी, क्या मेरी भौएं ऊपर उठ रही थीं, क्या मैं थोड़ा सा ज़ुबान बाहर निकाल रहा था कोई शब्द बोलने के पहले, या मैं बायां हाथ ज़्यादा हिला रहा था, दायां हाथ ज़्यादा हिला रहा था, या मैं सर को हिला रहा था। इन चीज़ों को वीडियो देखकर समझिए और समझने के बाद उसको उसके साथ थोड़ा खेलिए। यानी अगर आप पहले बाईं पलक, अगर आप एक पलक उठा रहे थे, यानी अगर आप पलकें झपका रहे थे तो उनको थोड़ा सा तेज़ी से झपकाइए। अगर आप नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं तो उसको फास्ट करिए, फिर एकदम से रोक दीजिए। यानी कि उस बिहेवियर को बदलने का प्रयास करिए, उसकी आवृत्ति, उसकी दिशा,
दायां या बायां है उसको बदलने का प्रयास करिए। अगर आप नॉर्मली आप बात करते हैं ब्लॉक में जाने से पहले बायां कंधा टाइट करते हैं, तो खेल खेल में ब्लॉक में जाइए और दायां कंधा उठाइए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक बॉडीली अवेयरनेस पैदा होगी, आप सचेत हो जाएंगे कि मेरा शरीर किसी घड़ी में क्या कर रहा है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सारे सेकेंडरी बिहेवियर वही हैं जो अनजाने में होते हैं। आप या मैं खुद नहीं करते, ये अनजाने में होते हैं। और ये इसीलिए अनजाने में हो रहे हैं क्योंकि हमें इनका होश नहीं है, इनका एहसास नहीं है। तो इनका एहसास पैदा करना, उसका इनको थोड़ा बदलना, ये करने से जो है आप इससे आज़ाद हो सकते हैं। पॉजिंग मेरी पसंदीदा टेक्निक है। पॉजिंग हम सब जानते हैं, पॉजिंग हम सब करते भी हैं। बस हमें इसको थोड़ा सा चेतना के साथ करना सीख लें तो हमारा काम बन जाएगा। यानी जब आप इसको सीख रहे हैं एज ए टेक्निक, तो आप पढ़ते हुए या बोलते हुए ये नियम बना लीजिए कि हर 2 या 3 शब्द के बाद मैं रुकूंगा, सांस लूँगा आराम से और फिर अगला शब्द बोलूँगा। तो यही पॉजिंग है। 2 शब्द बोलने के बाद आप रुकते हैं तो सांस भी लीजिए, और उस दौरान में आप सबकी तरफ देखिए भी, अपने सुनने वाले अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनकी तरफ देखिए, उनके चेहरे को पढ़ने का प्रयास करिए। क्या उनके चेहरे पे कोई सवाल का भाव है? क्या ऐसा लग रहा है कि वो समझे नहीं है आपकी बात को? क्या इसका मतलब कि आपको पिछली बात को दोहराना चाहिए? अगर ऐसा है तो वो करिए। तो पॉज जो है वो इसीलिए कि आप सांस ले सकें और सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर सकें कि वो आपके साथ है भी कि नहीं। प्रेजेंटेशंस या इंटरव्यूज़ या 1-to-1 इंटरेक्शंस इम्पॉर्टेंट लोगों से, इन सब में कभी कभी एक इमरजेंसी मोमेंट भी आता है जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं काम कर रहा है, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, मुंह से कोई शब्द निकलता नहीं। तो ऐसी जो इमरजेंसी सिचुएशंस है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ब्लॉक करेक्शंस के अलावा, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमरजेंसी में सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है वो ये है, 3 गहरी सांसें लीजिए चेतना के साथ आराम से, और अपने आप को वापस वर्तमान में ले आइए। क्योंकि आपकी इमरजेंसी इसी वजह से हुई कि आपका दिमाग एकदम दौड़ के फ्यूचर में चला गया है कि अगर ये इंटरव्यू ख़राब हुआ तो मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद मैं रोड पे होऊंगा। इस किस्म की बातें आपको एकदम वर्तमान क्षण से बहुत दूर घसीट के ले गई हैं। तो 3 गहरी सांसें लीजिए और वर्तमान में आ जाइए। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स ये है। तो 3 गहरी सांस से मेरा क्या मतलब है, नाक से सांस खींचनी है आराम से, और 1 सेकंड को अंदर रोकनी है और फिर छोड़ देनी है। ये करने में अगर आपको आंखें बंद करने से मदद मिलती है तो ऐसा कर सकते हैं, मगर आप देखिएगा कि वो संदर्भ कैसा है, वो माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे आंखें बंद करने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आंखें बंद ना करें, आंखें खुली रखते हुए भी आप सांस ले सकते हैं। जब हम पैनिक में होते हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट भी कई बार मददगार बन जाता है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और जहाँ पे आपने बोलना शुरू किया आप वहीं पे खड़े हुए हैं, चिपक गए हैं फर्श के साथ और बहुत पैनिक फील कर रहे हैं, तो ऐसे मौके पे अगर 2-3 कदम आप दाएं या बाएं लेंगे, स्टेज पे अगर थोड़ा आगे पीछे चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप फिर से कंट्रोल हासिल कर लेंगे और अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर पाएंगे। मूवमेंट के साथ एक चीज़ और भी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो हाथ की मांसपेशियों को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर ढीला छोड़ें, स्क्वीज़ और फिर ढीला। तो ये बगैर ऑडियंस को दिखाए, अगर आप इसको चुपचाप हाथों को साइड में रखते हुए अगर चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, तो कुछ पल में आप ये पाएंगे कि आपका मन वर्तमान में लौट आएगा और आप पैनिक से बाहर निकल पाएंगे। अगर आपने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का नाम सुना है तो आप समझ जाएंगे कि मेरा मतलब क्या है। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है लेकिन मांसपेशियाँ सिकुड़ रही हैं बगैर कोई मूवमेंट किए। और जाहिर बात है प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं सकते, तो इसलिए आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, हाथों को, पाँव को, थाइस को, चेस्ट को स्क्वीज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर देंगे। और ये सब ऐसे करेंगे कि सामने वाले को पता भी ना चले। तो अगर आपने ये पहले किया हुआ है, पहले आपने इसका अभ्यास किया है बाज़ार में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, अपने SHG ग्रुप में, तो आप वहाँ पे भी आराम से कर लेंगे।
पैनिक से निपटने की आखिरी टेक्निक है 5-4-3-2-1। 5-4-3-2-1 का सिंपली मतलब ये है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनके द्वारा जो चीज़ें आप देखते हैं उनकी अगर लिस्ट मन में बनाएं। जैसे आप प्रेजेंटेशन के दौरान आपको पैनिक हो रहा है, ऐसे मौके पे अगर आप ये अपने आप से पूछें कि मुझे ऐसी 5 चीज़ें क्या हैं जो दिखाई पड़ रही हैं इस समय, मैं उनका नाम बोलूँगा। मैं ये बोल के कर रहा हूँ लेकिन आपको मन में करना है। तो आप कह सकते हैं 5 चीज़ें जो मैं देख सकता हूँ, मेरे सामने लैपटॉप खोला हुआ है, उसके बगल में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, उसके दाईं तरफ एक गुलदस्ता पड़ा है जिसमें लाल गुलाब लगे हुए हैं। फर्स्ट रो में मेरा टीम लीड बैठा हुआ है, पीछे की रो में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है। ऐसे आप अगर अपने आप से कह रहे हैं तो आपका मन वर्तमान में यानी प्रेजेंटेशन में लौट आएगा। 4 चीज़ें जो मैं सुन सकता हूँ, सुनने के ऊपर भी आप ध्यान लगाएं कि अभी मैं क्या क्या आवाज़ें सुन पा रहा हूँ। कमरे में एसी की आवाज़ आ रही है या फ़ैन की आवाज़ आ रही है या पीछे बैठे लोग कुछ बातें कर रहे हैं या कमरे के बगल में एक दूसरा रूम है जहाँ पे कोई क्लास चल रही है, जहाँ पे कोई लगातार कोई आदमी बोल रहा है। तो अगर आप ऐसे सोचें कि 4 चीज़ें मैं क्या सुन पा रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 3 चीज़ें जो मैं छू सकता हूँ। तो अगर आपका हाथ टेबल पे है तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि टेबल मेटल की है या लकड़ी की है, इसके ऊपर टेबल क्लॉथ है या नहीं है, कितना स्मूथ है, टेबल छूने में ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है। सो इस तरह से आप अपने स्पर्शेंद्रिय की मदद से इस वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। क्योंकि याद रखिएगा पैनिक की वजह एक ही है कि डर की वजह से कि कल क्या होगा या अगले क्षण क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है, इस डर से आप भविष्य में चले गए हैं या आपको बहुत ही इंटेंस डर लग रहा है पिछली बातें सोच के। तो पैनिक की वजह ये है कि वर्तमान से आप जुदा हो गए हैं और आपका डर आपको घसीट कर ले गया है फ्यूचर में या भूत में। तो इंद्रियों की मदद से आप वर्तमान में आ जाते हैं और पैनिक से बाहर आ जाते हैं। ये एक दूसरे वीडियो में काफ़ी विस्तार में समझाया गया है, हाउ टू डील विद पैनिक अटैक्स, हिंदी में है वो भी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि अपनी शरीर की मदद से आप स्टैमरिंग से निपटना सीख सकते हैं, बशर्ते आपने इसका अभ्यास सोशल माहौल में किया हो, अकेले में नहीं, लोगों के साथ। और जैसे हमेशा हम कहते हैं कि शुरुआत आसान चुनौतियों से करिए और धीरे धीरे उन चुनौतियों का लेवल बढ़ाइए। तो शुरुआत करिए अपने घर में, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में, फिर कभी मेट्रो में, फिर कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, फिर कभी मार्केट में। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप शरीर आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त बन जाएगा और आप कम्युनिकेशन करना आसान होगा।